अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, मैं जो मेरा आज का टॉपिक है इस वीडियो में, मुझे बहुत ज़्यादा इसके ईमेल्स और मैसेजेस मिले थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो की शक्ल में किया जाए ताकि सब तक ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, बात है, ये पहुँचे। उसमें लोगों ने मुझे काफ़ी पूछा था कि हमारा हैंड प्रैक्टिस की वजह से या हमारा जरियान की वजह से, ज़्यादा सेक्स की वजह से हमारा जो नफ्स है वो जड़ उसकी पतली है और आगे से मोटा है, तो उसमें वो जो उसकी ग्रोथ है, उसकी नशोनुमा है, अच्छे से नहीं होती या हुई। तो उसके लिए कोई नुस्खा बता दें या कोई ऑयल बता दें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो नफ्स की जो ग्रोथ रुक जाती है या उसकी जो जड़ से पतला होता है तो ऊपर से मोटा होता है, उसकी ये रीज़न है कि हम लोग हम लोग मतलब लड़का जो है वो जवानी में कदम रखता है, तो उसकी जैसे बाकी उसकी बॉडी जो है वो उसकी नशोनुमा होती है हड्डियों की और बाकी जिस्म के हिस्सों की, इसी तरह नफ्स की भी उस वो टाइम होता है कि जब उसकी ग्रोथ होनी होती है, उसकी नशोनुमा होनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो उस टाइम वो हैंड प्रैक्टिस और उल्टे सीधे कामों में उसको वेस्ट करते हैं, हाथ की रगड़ देते हैं। हाथ की रगड़ आपको पता है कि कितनी ख़तरनाक होती है। इसका हाथ का जो गर्मी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हाथ में हीट होती है और हाथ में सख्ती होती है। तो नफ्स जो है वो आपने देखा है कि उसमें कितना वो नाजुक एक जो नालियाँ हैं उनका एक मजमुआ होता है और बना होता है, और सिर्फ गोश्त और उसका जो ऊपर स्किन है वो कितनी नाजुक होती है। तो जब उसको हम इस तरह मतलब हाथ की रगड़ देते हैं तो उसकी जो नसें हैं और उसकी जो सारा जो उसका स्किन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और डैमेज होती हैं। तो उसमें वो जब टाइम गुजरता जाता है तो वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से, क्योंकि उसमें हम उसको उसकी ताकत भी निकालते हैं और उसका जो मैंने आपको बताया है सारा ये आपको पता है। तो इसलिए उसकी वो नशोनुमा नहीं होती, तो वो उसकी जड़ अमूमन खराबी क्या पैदा होती है कि जड़ से पतला रह जाता है और ऊपर से वो नॉर्मल थोड़ा होता है, या कुछ केसेस में वो नफ्स जो है वो टेढ़ा हो जाता है। तो उसका इलाज क्या है? सबसे पहले उसका इलाज क्या है कि आप कोई भी उसकी मालिशें हैं जो नफ्स की ग्रोथ के लिए मालिशें होती हैं, अंदर से जो खुराकें खानी होती हैं या अंदर से जो कोई मेडिसिन या दवाइयाँ हम खाते हैं, वो अंदरूनी हद तक होती हैं कि जरियान को रोकना या इख्तिलाम को रोकना या मतलब मर्दाना कमज़ोरी को दूर करना। तो नफ्स की जो ग्रोथ के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो ऑयल्स होते हैं, तिलाज इसको बोलते हैं, या ऑयल्स या तेल। तो उसको यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करें कि पहले अपना अंदर वाला जो सिस्टम है उसको मेंटेन करें और उसको आप रिकवर करें दोबारा। उसको जो जो भी आपको प्रॉब्लम है, जरियान का है, ज़कावत हिस्सा है, जो भी है मर्दाना कमज़ोरी का, उसको आप पहले अंदर से इम्प्रूव करें अपने सारे जो आपका सिस्टम है। जब आपका अंदर इम्प्रूव होगा तो फिर ही आप जब उसकी मालिशें करेंगे तो वो बाकी भी सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेवल पे आएगा। अगर आपका अंदर बीमार है या आपके अंदर जरियान की आपको फॉर एग्जांपल बीमारी है, तो आप जितने मर्ज़ी तेल से मालिशें करते रहें तो वो आपका उल्टा वो गर्मी, क्योंकि ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ होते हैं और ताकत वाले जो हम लोग नफ्स की मालिश के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका वो उल्टा जरियान में इसको बढ़ जाएगा। मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ आपको। तो इसमें नाज़रीन जो तेल यूज़ होते हैं वो जो मालिशों के लिए वो तकरीबन कुछ 6-7 तेल हैं। इसको कुछ जो ऑयल्स हैं वो यूज़ होते हैं, आप कर सकते हैं यूज़ एक अकेले, मतलब अकेला एक ही तेल ले लिया तो आपने उसको यूज़ कर लिया तो वो भी फ़ायदा देता है। कुछ तेल ऐसे होते हैं जो जिनको हम कॉम्बिनेशन बना के मिक्स करके दो तीन तेल ले लिए, 4 ले लिए, 7 ले लिए, 2 ले लिए, तो उसमें वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तेल कितनी खालस हालत में मिल रहा है। तो अगर आप ये देखते हैं कि आपको तेल खालस नहीं मिल रहा तो मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप उस पर टाइम वेस्ट करें और उसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं तो आपको उसका उल्टा फ़ायदा होने की बजाय उस तेल की अफादियत है उससे आपकी जो एतमाद है या एतबार है वो उठना शुरू हो जाएगा।
हालांकि ये तेल बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, मैं इनका इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ को आप डिस्कस करता हूँ आपके साथ हमेशा कि खालिस नहीं मिलते हैं। तो तेल कौन से होते हैं? एक तो होता है सांडे का तेल, जो कि मशहूर ज़माना है। अब वो सांडे का तेल हमारे इधर तो आपको पता है कि जो सांडे जो होते हैं वो इन्होंने पता नहीं घरों में ही पाले होते हैं, और मोटी मोटी उनकी टांगें, और जैसे ब्रायलर मुर्गी होती है इस तरह के उनके सांडे होते हैं। तो वो उनका हालांकि वो सामने बैठ के भी निकालते हैं, आप यूज़ भी करके देख लें। मुझे तो नहीं लगता उनका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उनमें जंगली असल में सांडा जो होता है उसका जो मेन उसकी जो परवरिश होती है, वो जो जंगली चीज़ें खा के पलता है, उस उसकी वो हमें वो चाहिए होता है, वो जो ऐसा सांडा जो जंगली चीज़ें खा के और जंगल में पला हो और जंगली नेचुरल तरीके से। तो वो आप उसको जब उसका तेल निकालेंगे तो वो असल तेल होता है, वो तो अब आपको पता है कि नहीं मिलता यहाँ से। दूसरा तेल अंडे की जर्दी का तेल भी है, वो मैंने आपको तरीका भी बताया है। उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अंडे खालस देसी मुर्गियों के या सील मुर्गियों के नेचुरल खुराक पे, जो अच्छी खुराक होती है उस पे पले हों मुर्गियाँ, तो फिर उनके अंडे चाहिए, वो भी एक मसला है ढूंढना। तो ये वैसे अगर कोई भी आपको तेल मुझसे आप पूछे रिकमेंड मैं आपको करूँगा, तो मैं आपको अंडे की जर्दी का तेल ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कम अज़ कम इसको हम खुद निकालते हैं और ये कुछ ना कुछ हद तक हम खालस इसको ढूंढ सकते हैं, और नेचुरल तरीके का जो मुर्गियों का देसी मुर्गियों के अंडे जो है। तीसरा जैतून का तेल है, अगर ये भी आपको ना मिले अंडे का तेल, तो जैतून के तेल की हल्का उसको गर्म करें, नीम गर्म, और इसकी मालिश खालस जैतून के तेल से अच्छे तरीके से उसकी जड़ से। और उसका जैतून का तेल जो है इसको हम पूरे नफ्स पे यूज़ कर सकते हैं, इसका ये नहीं होता कि निचला हिस्सा छोड़ दें या ऊपर वाला। कुछ तेल होते हैं जो जिनमें ये होता है कि मना होता है कि आप उसका नफ्स का अगली चीज़ को ना मालिश करें, लगने दें, या नीचे वाली सिर्फ ऊपर मालिश करें इस तरह। इसमें जैतून के तेल में प्रॉब्लम नहीं होती, इसका नुकसान नहीं होता। फिर उसके बाद आ जाता है शेर की चर्बी का जो तेल होता है वो, फिर उसके बाद रीछ की चर्बी का तेल, फिर मछली, कुछ ख़ास मछलियाँ होती हैं उनके जिगर का तेल भी यूज़ होता है, कुछ सूअर की चर्बी का भी तेल लोग करते हैं यूज़। और उसके बाद एक है जी, ये तेल हैं 7-8 मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें अब कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हम जी ये हमने तेल बनाया है, इतने तेल हमने इसमें कंबाइन करके तो ये तेल बनाया, उसमें शेर की चर्बी का तेल है, रीछ की चर्बी का तेल है, मछली का तेल है, ये वो। अब अक्ल जो है वो इंसान की वो तो नहीं मानती कि कोई शेर की चर्बी, बब्बर शेर की चर्बी जो होती है वो हमें कहीं से मिल सकती है, या रीछ की चर्बी। मतलब इसमें फिर ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो शेर है या रीछ है वो ये नहीं, या चिड़ियाघरों वाले या जो ये तमाशे वाले होते हैं रीछ, शेर और रीछ भी वो चाहिए होते हैं जो वो आपने नेशनल ज्योग्राफिक में देखे होंगे कि भालू जो मछलियाँ पकड़ के खाते हैं दरियाओं में से, मतलब कुदरती तौर पे जीते हैं और उनमें बेइंतहा पावर और चर्बी होती है। बब्बर शेर वो जो अफ्रीका के जंगलों में फिरते हैं, और हरन का गोश्त और जो मतलब वो उनकी कुदरती खुराक है, ये वो शेर और वो रीछ होते हैं। अब ये नुस्खे आए कहाँ से या बने कैसे? ये नुस्खे सदियों से बादशाहों के दौर से चलते आ रहे हैं, शाही नुस्खे हैं। तब तब ये दौर था, बादशाह इनको अफोर्ड कर लेते थे, नवाब वो शिकार करते थे इन जानवरों का जंगलों में, रीछों का, शेरों का। फिर उनके जो तबीब थे वो इनकी चर्बियाँ जला के और सांडे का तेल और ये चीज़ें उनके लिए, बादशाहों के लिए तैयार करते थे। तो ये नुस्खे फिर आगे चलते चलते हमारे पास आ गए। हमने इनको क्या किया कि ना तो शेर की चर्बी मिलती है, ना रीछ की, ना किसी और चीज़ की, तो उसको फिर हमने बेचने के लिए एक ऊपर लेबल लगा लिया कि इस तेल में जी। अब तेल में कैसे पता चलता है कि किस किस जानवर की चर्बी का तेल है? तो आप खुद सोचा करें कि भला शेर की चर्बी या रीछ की चर्बी या सूअर की चर्बी या घोड़े की चर्बी भी कई लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने डाली है उसमें ऑयल में। तो आप चलें, बाकी जानवर तो बहुत ज़्यादा कीमती हैं या पाकिस्तान में मिलते ही नहीं हैं। आप कभी घोड़े की चर्बी ढूंढने निकल जाएं तो आप मेरे ख्याल में कहीं से भी आपको घोड़े की चर्बी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना आपको कोई मुर्दा घोड़ा मिलेगा, ना उसकी आप चर्बी निकाल सकेंगे।
तो ये एक ऐसे ही एक पागल बनाने वाली बातें हैं कि मैं जी ये चर्बी यूज़ करता हूँ। हत्ता कि सांडा जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, तादाद में। तो वो उसको भी नहीं पकड़ा जाता, ना ही आज तक मैंने किसी के पास जंगली सांडा, जितने भी ये सन्यासी वगैरह और ये जो बैठे होते हैं मजमे लगा के, आज तक इनके पास मैंने जंगली सांडा नहीं देखा। जंगली सांडे की निशानी क्या होती है कि वो इतना फुर्तीला और इतना उसकी जो शेप होती है बॉडी की, वो बहुत ही सडोल और ख़ूबसूरत और मतलब वो मछली की तरह होता है, बहुत ही स्लिम सा, स्मार्ट सा। और ये जो सांडे इनके पास होते हैं ये मोटे मोटे आपने देखे होंगे ब्रायलर से, जैसे ब्रायलर मुर्गी होती है, इसी तरह जितना फ़र्क ब्रायलर मुर्गी में और देसी मुर्गी में है इतना ही इन सांडों में है। तो मैं आपको, अगर आपको कोई बंदा दे रहा है तेल या आपको मिल रहा है कहीं से, आप आजमाना चाहते हैं तो ज़रूर आजमाएं। बारकैफ जितनी वो चीज़ों का दावा करते हैं, मुझे नहीं लगता उनमें वो चीज़ें कोई डाल सकता है या उनमें वो कहीं से बंदा वो चीज़ें हासिल कर सकता है। ऐसे ही अपने मतलब जहन को बेवकूफ़ बनाने वाली, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो नेचुरल चीज़ें ले लें जो आपके आसान मिल जाती हैं आपको, जिन पे आपका इत्मीनान हो, आपको ये पता हो कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या मुझे मिल सकती है। जैसे अंडे का तेल है, उनसे मालिशें करें। मालिशें करने का भी बेहतरीन तरीका ये है कि आप रात को, अगर आप जब समझते हैं कि मुझे अब कतरे वगैरह नहीं आएंगे जरियान के या मेरा अंदर से कंट्रोल हो गया है सारा, तो फिर मालिशें करें। मैंने वैसे जो अपना मेरा कोर्स है उसमें भी मैं सेकंड या थर्ड मंथ में मालिशें देता हूँ जो नफ्स को करती हैं, उसमें तिला हैं। तो आप अगर आप ख़ुद कर रहे हैं तेल से, तो अच्छे से रात को सोने से पहले, सर्दियों में स्पेशल ये मालिशें जो हैं वो अच्छी, उनका टाइम जो है वो बेस्ट है। रात को सोने से पहले अच्छे से मालिश करें नफ्स की। जो खुशिये हैं, यानी कि खुशिये कहते हैं जो हमारी टांगों और ये दरमियान में जो, जैसे ये बगलों का ये हिस्सा होता है, इस तरह टांगों के दरमियान में जो हिस्सा होता है इधर, वो खुशिये होते हैं, उनकी भी मालिश करें, उनको भी अच्छा मसाज करें। बाकी भी नफ्स के साथ साथ भी जो उसका भी मसाज होगा तो वो रगें जो हैं, क्योंकि सारा ये सिस्टम तो इकट्ठा ही होता है उसका, नफ्स के साथ जो पीछे से आ रही हैं नसें वगैरह, उनकी भी मालिश करें। और नफ्स को अच्छे से मालिश करके इसमें ये करें कि पानी ना बिल्कुल लगने दें ठंडा, और हवा ना लगने दें ठंडी। अगर आपको ठंडी हवा लग गई मालिश के बाद, क्योंकि मालिश के दौरान आपका जो नफ्स है वो गर्म हो जाता है और उसकी रगें भी हैं जो वो बहुत ज़्यादा फूली होती हैं, गर्म होती हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा, ये बिल्कुल ना लगने दें। उसके बाद एक और आपको बात बताऊं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कई मैंने देखा है कि जो ये हकीम हैं या ये शिफाखाने हैं, इनमें इन्होंने एक तरीका बनाया होता है कि वो क्या करते हैं कि जब कोई बंदा इस तरह का उनके पास जाए कि मुझे ये मेरा नफ्स का प्रॉब्लम है या मेरा नफ्स की ग्रोथ अच्छी नहीं है या टेढ़ा है या नीचे से उसका पतला है, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास एक पंप होता है नफ्स को खींचने वाला, वो उस पर आपको लटा के उसको पंप को लगा के नफ्स पे उसको खींचते हैं, उसमें हवा भरते हैं तो वो नफ्स को सक करता है बैक। जब ऐसे सक करता है तो वो आपकी नफ्स की जो रगें हैं वो फूल जाती हैं, नफ्स भी फूल जाता है। तो वो फिर आपको कहते हैं जी ये देखें आपकी रगों में, नफ्स की रगों में गंदा खून है। ये हम ऐसे करते हैं कि हम टीकों की मदद से इसको खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो वो कभी भी ना करवाएं। वो जो सूरत है वो आखिरी सूरत है, लास्ट। अगर कुछ भी ना हो तो फिर वो तरीका यूज़ किया जाता है, लेकिन स्टार्ट में वो तरीका हरगिज़ यूज़ ना करें। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि जब वो पहले दिन, जो जिन लड़कों को, बच्चों को पता नहीं होता है, उनके पास फंस जाते हैं, तो वो जब प्रेशर में होते हैं, उस शर्मिंदगी भी और शर्म भी और सारा कुछ, तो वो क्या करते हैं कि वो कहेंगे जी हम आपका खून निकाल देते हैं, निकाल के आपको दिखाते हैं। तो वो खून आपका जब निकाल देंगे, गंदा खून टीके की मदद से, तो वो आपको इतनी दर्द होती है और नफ्स पता नहीं हफ्तों के हिसाब से आपको ना वो सुकून मिलेगा, ना आप कपड़े अच्छे से पहन सकेंगे, ना आपको पेशाब करने में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप मतलब इतने तंग हो जाएंगे कि आप फिर खुद ब खुद उनके पास दोबारा जाएंगे, रुजू करेंगे कि जी मेरा कोई इलाज करें या इसको ये प्रॉब्लम ख़त्म करें। तो वो एक फंसाने का तरीका है, वो बिल्कुल आप ना करें। उसमें वो लास्ट तरीका होता है कि जब बिल्कुल कोई हल ना हो तो फिर वो टीके की मदद से निकालते हैं। स्टार्ट में ना कीजिएगा। वीडियोज़ में बताने का मकसद यही है कि जो लड़के भाई हमारे छोटे हैं उनको समझ नहीं है तो वो
इन चीज़ों से बच जाएं जो उनको मेरी एज में आके या बड़े होके उनको पता चलेगा और एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, तो वो बजाय इसके कि वो धक्के खाने की बजाय इन अभी से हम ये बातें इधर से सुन के उन पे अमल करें। तो वो मैंने बताया आपको ब्लड निकालने वाला। तो ब्लड निकालने का एक और भी बेस्ट तरीका ये है कि आप लहसुन जो है, गार्लिक, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें। अगर अगर आपके अंदर गर्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लहसुन आपको प्रॉब्लम नहीं देता, तो अगर लहसुन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाए खानों में भी, और स्पेशली जूस उसका लहसुन का, आपको पता है बहुत मुश्किल होता है पीना, लेकिन अगर वो पी लिया जाए, लेकिन आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके मिजाज के साथ मैच कर जाए, आपको लहसुन पीने का पानी या ये लहसुन खाने की वजह से कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो लहसुन जो है वो एक कुदरती ऐसी चीज़ है कि जो नसें और रगें साफ़ करता है बहुत ज़्यादा। खून गंदे मादे, गंदा ऑयल जो अंदर जम जाता है, तो ये मैंने नुस्खा जो दिल की शरानें खोलने के लिए भी उसमें भी लहसुन का बताया था। तो ये अगर आप यूज़ कर लें तो उसमें साथ मालिशें करें नफ्स की, और साथ में लहसुन का एक्सेसिव यूज़ करें बहुत ज़्यादा। ध्यान कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके मिजाज को मैच करे, तो अगर आपको गर्मी कर जाए या कोई और मसला हो तो फिर ना यूज़ करें। अगर आपकी जिस्म या बॉडी है बर्दाश्त कर ले, तो लहसुन का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो ब्लड है गंदा, वो उसमें हरकत आएगी ब्लड में, वो निकलेगा बीच में से, और आप ऊपर से मुझे मालिश करेंगे तो वो डबल मतलब अटैक हो जाएगा उस पर। तो वो इंशाल्लाह आपका जो है वो आपको इंशाल्लाह 100% फ़ायदा होगा इसमें इंशाल्लाह। ये जो कम अज़ कम ये जो आप बाहर पैसा खर्च करते हैं हकीमों के पास, और दूसरे फ़ायदा उसमें आपको टकेगा भी नहीं होता। इसमें आपको ये है कि मेहनत करेंगे थोड़ी सी, 2 महीने करें, 3 महीने करें तेल, उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा, भले कम हो कोई, क्योंकि हर बंदे की बीमारी का लेवल होता है, कुछ को कम फ़ायदा होता है, कुछ को ज़्यादा हो जाता है। तो हर बंदे की बीमारी का लेवल है। अगर आपके बाबा बीमारी का लेवल कम है तो इंशाल्लाह आपको जल्दी पूरा मुकम्मल आराम जो है वो आ जाएगा। अगर आपकी बीमारी थोड़ी ज़्यादा है तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। वो दूसरा काम नहीं होगा कि पैसे भी दे दिए और कुछ भी नहीं मिला। तो ये चीज़ें हैं, इन पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या फिर, क्योंकि मुझे वो जब आपकी फ़ीडबैक आती है तो मुझे फिर और लोगों को बताने में आसानी हो जाती है। तो ट्राई कीजिएगा, कोई मसला हो, कोई आपको समझना है चीज़ की, तो मुझे मैसेज कर लें, मुझे आप इस कमेंट्स में छोड़ दें, या मुझे आप फ़ोन कर लें, कोई मसला नहीं है। सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियोस बहुत इस मौजू पे आ रही हैं इंशाल्लाह। और भी मैं आपको ट्राई करूँगा कि मैं तेल बनाने की भी आपको कोई ना कोई अच्छी कोई नुस्खा दूँ। तो देखते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।